चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो आप सभी को, पूरे परिवार को, आप सभी के दोस्तों को और आप सभी के सभी सहपाठियों को, साथियों, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आशा करते हैं कि आप जबरदस्त, एकदम शानदार, एकदम जिंदाबाद होंगे। और बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिएगा कि दिवाली की ये जो 4-5 दिनों की छुट्टियां आपको मिली हैं, कुछ स्पेशल क्लासेस के साथ इनको बिल्कुल जाया मत जाने दीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि आपके जो भी नोट्स, जिन भी सब्जेक्ट्स के टॉपिक के चैप्टर्स रह गए हैं, उनको बना लीजिएगा और उनका रिवीजन करके सही दिशा में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। तो चलिए भैया, स्वागत कर लेते हैं। रीना, पूजा, लोकेश, पुष्पा, शांतनु, अनीता, संजय, मोस्ट वेलकम भाई, नेहा, मलिंगा, यूसुफ, राजेश, बहुत बहुत स्वागत है भाई। वैष्णवी, लेकर चलते हैं सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर। और आज के सेशन में आपको क्या देखने को मिलने वाला है, तो टॉप 100 क्वेश्चन रैपिड फायर अंदाज में। टॉप 100 क्वेश्चन मतलब आज आपको सुपर सेलेक्टेड 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं। रैपिड फायर का मतलब है कि थोड़ा स्पीड में चलेंगे ताकि ये सेशन बहुत लंबा ना हो। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको 100 क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं ताकि अंत में हम ये देख सकें कि आज का विनर कौन है। पहली पोजीशन पर कौन आएगा, दूसरी पोजीशन पर कौन आएगा और तीसरी पोजीशन पर कौन आएगा, तो किसके हाथ लगेगा ये सबसे बड़ा कप। ठीक है ना? तो शुरू से अंत तक पूरे सेशन को देखिएगा, एंजॉय करिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। मतलब नोट करने का मतलब कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया, कौन सा गलत। लास्ट में आपको ये कमेंट करके बताना रहेगा कि किसने कितने क्वेश्चन है ना सही किए हैं और कौन पहले स्थान पर है। चलिए भैया, है ना, आइए जरा फटाफट बताइएगा। ये रहा इसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत में सबसे पहला सिक्का कब जारी किया गया था? भारत में सबसे पहला सिक्का कब जारी किया गया था? ठीक है, फटाफट बताएंगे। तो भैया, भारत में जो पहला सिक्का साथियों जारी किया गया था, इसको आहत सिक्का कहा गया है। क्या कहा गया है? आहत या पंचमार्क सिक्का कहा गया है। आहत या पंचमार्क सिक्का साथियों कहा गया। और याद करिए कि साथियों ये किसका बना हुआ था? ये साथियों चांदी का बना हुआ था। किसका? चांदी का बना हुआ था। और इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है साथियों? तो बौद्ध ग्रंथों में इसी सिक्के को क्या कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में कारशापण कहा गया है। इसे क्या कहा गया है भैया? कारशापण कहा गया है। क्या कहा गया है? कारशापण कहा गया है। ठीक है, तो एज इट इज याद रखना है भैया, 600 ईसा पूर्व। जी हां। अच्छा, ये सिक्के कहां पर चलाए गए थे साथियों? कहां पर चलाए गए थे? तो याद रहे साथियों, एक तो बिहार और दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश आप बताएंगे। ठीक बात है ना? चले अगले प्रश्न की ओर, पक्का याद रहेगा। तो ये साथियों भारत में जारी किए गए प्राचीनतम सिक्के थे। चलिए ये फटाफट बताएंगे। कह रहा मूर्ति पूजा का विरोध किस धार्मिक सुधारक ने किया था? तो इसमें से किसके द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया साथियों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। कारण क्या था? कि स्वामी दयानंद सरस्वती साथियों वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। और अगर आपको याद हो साथियों कि चूंकि ये वैदिक शिक्षा के समर्थक थे, इसीलिए इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है ना? और यह भी आप याद करिए कि साथियों ये वैदिक शिक्षा के समर्थक हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है। और वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी। ठीक है, वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी साथियों। तो चूंकि वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी और इसी वजह से साथियों वैदिक शिक्षा का समर्थन करने वाले दयानंद सरस्वती ने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक बात है, बहुत बढ़िया भाई हिमांशु। बाकी इनके द्वारा साथियों सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तिका भी साथियों लिखी गई और इन्होंने आर्य समाज नाम की संस्था भी स्थापित करी थी। चलिए बताएंगे, किस पुराण में विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है भैया? 10 अवतार साथियों, विष्णु जी के दशावतार की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों एक मंदिर भी है, दशावतार मंदिर। कहां पर स्थित है? तो साथियों देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। विष्णु पुराण में विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। और अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि पहला अवतार कौन सा था? तो साथियों मत्स्य अवतार पहला अवतार था। जी हां साथियों। और 10वां एवं अंतिम अवतार जो अभी होना शेष है, तो कौन सा साथियों? कल्कि अवतार अभी होना शेष है।
ठीक है। और कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि दूसरा अवतार या तीसरा अवतार, ऐसा भी पूछ सकता है, कह सकता है कि श्री राम जी कौन से अवतार थे, ठीक है, या भाई बुद्ध कौन से अवतार माने जाते हैं, तो बुद्ध 9वें अवतार माने जाते हैं और श्री राम जी 7वें अवतार थे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। आइए जरा इसका आंसर दीजिएगा। मूर्ति पूजा में पंचोपचार विधि का क्या मतलब है? पंचोपचार विधि का मतलब बताएंगे, सभी के आंसर आने चाहिए। पंचोपचार विधि का मतलब, और सेशन शानदार लगे तो लाइक वाला बटन जरूर दबना चाहिए भैया। चलिए फटाफट बताएंगे भैया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो भैया ये मूर्ति पूजा के 5 तरीके हैं साथियों। पूजा के जो 5 तरीके हैं उन्हीं को पंचोपचार विधि कहा जाता है। और पंचोपचार विधि जो कि एक पूजा करने का तरीका है, ये क्या होती है कि भैया ये अपने पूजा की पंचोपचार पद्धति के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। सर्वप्रथम इसमें 5 देवताओं का पूजन किया जाता है, जिसमें गणेश जी, शंकर भगवान, दुर्गा माता, ठीक है, विष्णु भगवान एवं सूर्य देव होते हैं। सूर्य, इस पद्धति में किसी भी देवी देवता का पूजन 5 प्रकार से किया जाता है। गंध पुष्पम तथा धूपम दीपम नैवेद्यमेव च अखंड फलमासाद्य कैवल्य लभते दूर्वम। अर्थात देव पूजन में गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य, इन 5 चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूजा करने के साथियों 5 तरीके हैं। चलिए पंचोपचार विधि ध्यान दीजिएगा, एकदम दमदार, धमाकेदार, एग्जाम ओरिएंटेड, रेलवे वाले सवाल सब मिलकर एग्जाम में मचाएंगे धमाल। चलिए ये बताइए, किस शासक ने अपने शासनकाल में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और अनेक मंदिरों का निर्माण कराया? जी हां साथियों, इसमें से कौन सा शासक था? देखिए अशोक तो बौद्ध धर्म को मानता था, तो इसके समय में तो ऐसा बहुत भाई इस तरह का कुछ नहीं हुआ कि मंदिरों का निर्माण हुआ हो। चंद्रगुप्त मौर्य साथियों जैन धर्म को मानता था, तो इसने भी ऐसा कुछ नहीं किया। अब समुद्रगुप्त और कृष्णदेवराय में आंसर क्या होगा? कृष्णदेवराय होगा साथियों, जो कि किस वंश का, किस समय का शासक था? विजयनगर साम्राज्य का साथियों शासक था। किस साम्राज्य का? विजयनगर साम्राज्य का शासक था कृष्णदेवराय, जिसने काफी प्रसिद्ध किताब भी लिखी है। और इस प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है भैया? आमुक्तमाल्यद। क्या नाम है इस प्रसिद्ध किताब का? आमुक्तमाल्यद नाम की प्रसिद्ध किताब भी इनके द्वारा लिखी गई है भैया, ठीक है। चले, इन्हीं के समय में अष्टदिग्गज हुआ करते थे, जो 8 तेलुगु कवियों का समूह था। चलिए फटाफट बताएंगे भाई। गुनगुन, रवि, मलिंगा, बहुत बढ़िया, एक के बाद एक सवाल, सब बढ़िया बढ़िया भैया। कलमकारी पेंटिंग, याद करिए साथियों, कलमकारी पेंटिंग। अब ये क्वेश्चन बड़ा लगने का कोई मतलब ही नहीं है, ये क्वेश्चन बड़ा लगने का कोई मतलब ही नहीं है साथियों। आप देखेंगे कि ये जो कलमकारी शब्द यहां पर लिखा है, ये साथियों आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और आप सब जानते हैं कि आंध्र प्रदेश कहां है? दक्षिण भारत में है, तो बात खत्म हो गई, ठीक है, क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत या पश्चिमी हिमालय या उत्तर पश्चिम में तो है नहीं, तो क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए ये देखिए भैया, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें और बताएं कि इसमें से कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं। बताएंगे भाई, एकता, शालू, अथर्व, ताली, पुष्पा, बताओ भैया। कि देखिए गुजराती ये तो है नहीं, कन्नड़ा, तेलुगु, तो कन्नड़ा और तेलुगु तो बिल्कुल 2 और 3 होना चाहिए आंसर। क्या होना चाहिए? 2 और 3 इसका आंसर होना चाहिए। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाल ही में 5 और भाषाओं को साथियों क्या किया गया है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। और इस प्रकार से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। इनकी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये साथियों 5 हैं जो हाल ही में 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा जिन्हें दिया गया है। एग्जाम में साथियों ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पहली शास्त्रीय भाषा बता दीजिए, दूसरी बता दीजिए, तीसरी बता दीजिए। चलिए ये बताइए, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट पर अरब सागर पर स्थित है? मतलब इसमें से कौन सा एक ऐसा राज्य है, कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अरब सागर से स्पर्श होती है? तो आइए देख लेते हैं। अब यहां साथियों हम एक मैप के माध्यम से देखना चाहेंगे। जैसे आप मैप के माध्यम से देख लीजिए साथियों कि क्या होता है कि यहां पर अरब सागर है, यहां पर अरब सागर है। और आप देखिए कि कौन कौन से राज्य हैं यहां पर भैया। तो जैसे यहां पर साथियों गुजरात है, जैसे यहां पर साथियों महाराष्ट्र है, जैसे यहां पर साथियों गोवा है, जैसे यहां पर क्या है भाई? कर्नाटका है। बात समझ रहे ना? तो इसी में से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इसी में से आपको आंसर मिल जाएगा। यहां पर एकदम नीचे क्या है? केरला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तो ये कट गया, ठीक है। यहां पर कर्नाटक, केरल, गुजरात ये हो सकता है। आंध्र प्रदेश यहां पर है तो कट गया। यहां पर देखिए पश्चिम बंगाल है, ये कट गया। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर भैया बी हो गया। क्या राइट आंसर हो गया? बी हो गया। तो बहुत सारे क्रिएटिव और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं जो एग्जामिनर के दिमाग में आ सकता है और आपको घुमा सकता है।
तो चलिए ये बताइए, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहां स्थित है? हमारे देश के मानचित्र में साथियों झारखंड कहां स्थित है? तो मैपवा जब देखेंगे तभी ना समझ में आएगा कहां स्थित है। तो ये देखिए झारखंड की बात करें साथियों तो यहां पर है झारखंड, यहां पर है झारखंड, यही ना झारखंड है। अब ये जो झारखंड आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप बताइए कि ये साथियों कौन सी दिशा में है? तो आप ऐसे समझिए कि ये हो गया भैया, ये हो गया भाई, ये क्या है? ये है साथियों ईस्ट, ठीक है, ये क्या है? ईस्ट। और ये क्या है? ये वेस्ट। ये क्या है? नॉर्थ। और ये है साउथ। तो इस हिसाब से झारखंड कौन सी दिशा में है? तो झारखंड कौन सी दिशा में भैया? तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। अच्छा, राज्य के हिसाब से बताना तो छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में या छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, या फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, या पश्चिम बंगाल के पूर्व में, या उड़ीसा के उत्तर में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साथियों ये उड़ीसा के उत्तर में है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर जरा नजर डालिएगा, ठीक है, यहां पर आप जरा नजर डालें तो ये क्या है भैया? ये उड़ीसा है। ये क्या है? ये उड़ीसा है। तो उड़ीसा के क्या है? उड़ीसा के ऊपर स्थित है झारखंड, उड़ीसा के ऊपर स्थित है, तो इसका मतलब हो जाएगा उड़ीसा के उत्तर में। बताइए क्रिएटिव क्वेश्चन है कि नहीं है ना? क्रिएटिव क्वेश्चन है ना, तो आपके लिए ऐसे ही क्रिएटिव दमदार क्वेश्चन आते रहेंगे, आप बस जुड़े रहिए रेलवे फैक्ट्री एमडी क्लासेस के साथ। रेलवे के केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? केरल के निकटवर्ती राज्य, एक बार फिर से दमदार क्रिएटिव क्वेश्चन। केरल के निकटवर्ती राज्यों की साथियों अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं, आइए मैप पर भी आपको दिखा देते हैं साथियों। केरल कहां पर है? ये है केरल, यही ना है केरल। और केरल के निकटवर्ती राज्य कौन सा है? इधर साथियों तमिलनाडु है, और इधर आप देखिए कौन सा है? कर्नाटक है। तो केवल यही दो राज्य हैं जो जिनकी सीमा केरल के साथ लगती है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ इनकी सीमा लगती है। किसके किसके साथ भैया? तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ इनकी सीमा लगती है। किसकी? केरल की, ठीक है। और केरल को क्या कहते हैं? दक्षिण का कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण का कश्मीर कहते हैं भाई साजिद। ये बताओ भाई मनीष, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य। देखिए फिर से एक बार क्रिएटिव क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, फिर से एक बार क्रिएटिव क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तमिलनाडु पूछा है अब की बार, तो देखिए ये क्या है साथियों? ये है तमिलनाडु। अब जरा देखिए तमिलनाडु की सीमा किसके किसके साथ लग रही है? तो इधर साथियों ऊपर आंध्र प्रदेश के साथ लग रही है। किसके साथ लग रही है? आंध्र प्रदेश के साथ लग रही है। इधर साथियों कर्नाटका के साथ लग रही है, और इधर किसके साथ लग रही है? केरला के साथ लग रही है। किसकी सीमा भैया? तमिलनाडु की सीमा। तो इसका मतलब केरला कर्नाटका आंध्रा, केरला कर्नाटका आंध्रा, ठीक है ना। तो केरला कर्नाटका आंध्रा कहीं दिख रहा है? केरला कर्नाटका और आंध्रा तो पहला ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो केरला कर्नाटका और आंध्रा, ठीक है। कितना शानदार प्रश्न है। चलिए, और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य भी कौन सा है? तमिलनाडु है ना। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य भी तमिलनाडु है, और सबसे उत्तरी राज्य लद्दाख है, ठीक है। चलिए ये देखिए, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? चलिए एक और क्रिएटिव क्वेश्चन साथियों, बहुत दमदार। बिहार के सापेक्ष मतलब यदि आप बिहार में खड़े हो तो बिहार से जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो आइए पहले बिहार में खड़े हो जाते हैं। तो भैया ये है बिहार, ये क्या है साथियों? ये बिहार है। और मान लीजिए कि हम यहां पर खड़े हैं, तो यहां से साथियों जम्मू कश्मीर यहां पर है, तो आपको बताना है ये, और गोवा साथियों यहां पर है। ये है क्या भैया? ये है गोवा। तो आप सोचकर बताइए कि अगर आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, यहां पर आप खड़े हैं, तो पहले तो आप यहां पर एक ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से भाई जम्मू कश्मीर किधर है? यहां है, और गोवा किधर है? इधर है। मतलब, और ये भी आप जानते हैं कि ये क्या हो गया? ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया क्या? वेस्ट, ये हो गया क्या? साउथ, और ये हो गया ईस्ट। इसका मतलब जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या बन रही है? नॉर्थ वेस्ट बन रही है। क्या बन रही है भैया? नॉर्थ वेस्ट बन रही है। और गोवा की स्थिति क्या बन रही है? वेस्ट साउथ बन रही है, या साउथ वेस्ट बन रही है, यही ना। तो इसका मतलब अब आप वही चीज यहां पर देखिए कि जम्मू कश्मीर और फिर गोवा की बात कर रहा है, तो जम्मू कश्मीर नॉर्थ वेस्ट और गोवा साउथ वेस्ट, ठीक है ना। हाँ जी, तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि मैप की स्टडी, ये क्वेश्चंस आपको ये एहसास दिलाने के लिए काफी है कि आपको भारत के मैप की स्टडी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ठीक है ना। और याद रहे साथियों कि अभी दिवाली है ना, दिवाली त्योहार है, अगले 4-5 दिनों तक इसकी धूम रहेगी। तो मंडे से आपकी क्लासेस टाइमली, टाइम टेबल के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से चलेगी। तब तक आपकी क्लासेस साथियों इसी प्रकार से कोई ना कोई स्पेशल क्लास रहेगी। जैसे मैं 4 बजे एनटीपीसी पढ़ाता हूं, अभी आपको 9 बजे पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ ना कुछ स्पेशल रहेगा। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा साथियों कहां पर स्थित है? तो यह साथियों उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है। कहां पर भैया? उत्तर प्रदेश में साथियों अयोध्या में स्थित है। और महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इसका नाम इसलिए रखा गया है
क्योंकि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही रामायण लिखी गई थी, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही रामायण लिखी गई थी। चलिए ये बताइएगा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ, साथियों पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? सबसे पहले पशुओं को पालने का प्रमाण, तो प्राचीनतम प्रमाण की अगर हम बात करते हैं, प्राचीनतम प्रमाण की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो दो जगहों से मिले हुए हैं, जिसमें से एक है साथियों आदमगढ़। क्या है भैया? एक है दोस्तों आदमगढ़, और आदमगढ़ कहां पर स्थित है भैया? होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद कहां है? मध्य प्रदेश में। और दूसरा साथियों कहां से? बागौर से साथियों। बागौर कहां है? भीलवाड़ा साथियों। और भीलवाड़ा कहां है? राजस्थान में भैया। कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक बात है। तो मध्य पाषाण काल में साथियों इसकी शुरुआत हुई थी। कब भैया? मध्य पाषाण काल में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए ये बताइए, कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन सहित, क्या भैया? चाय और चीन सहित, ध्यान दीजिएगा, चाय और चीन सहित पूरा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था सब समाप्त कर दिया था। देखिए, अगर यहां पर चाय और चीन शब्द का इस्तेमाल ना करता तो इसका आंसर ये हो जाता, लेकिन चूंकि है ना, हाँ देखिए, चाय और चीन को छोड़कर कह रहा है, तो अगर चाय और चीन को छोड़कर कह रहा है तो 1813 होगा, और चाय और चीन सहित कहता तब इसका आंसर क्या हो जाता? तब इसका साथियों आंसर 1833 हो जाता। बात समझ रहे हैं? मतलब जब 1813 में खत्म किया गया था तब चाय और चीन का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो रहने दिया गया था, लेकिन 1833 में उसे भी खत्म कर दिया गया था। मतलब यहां पर साथियों कह सकते हैं आप कि आंशिकता, यहां पर आप कह सकते हैं कि आंशिकता, और यहां पर कह सकते हैं कि पूर्णता क्या हुई थी? समाप्ति। किसकी? व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति। व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति। तो इस बात का ध्यान रखना है, व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति। क्लियर बात है? चलें अगले प्रश्न की ओर, पक्का याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। आइए ये बताइए, त्रिनेत्र ऐप की बात हो रही है भैया, किसकी बात हो रही है? त्रिनेत्र ऐप की बात हो रही है। ठीक है ना? हाँ जी भैया, कह रहा है कि क्या त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा त्रिनेत्र ऐप 2.0 अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में से नहीं है? जैन धर्म के जो 5 सिद्धांत है साथियों, इनको क्या कहा जाता है पता है? इनको या तो आप कहेंगे पंच महाव्रत, या तो साथियों आप इसे कह रहे होंगे पंच अणुव्रत। ठीक है ना? अब इसमें साथियों क्या क्या आता है? तो एक है साथियों सत्य, दूसरा है क्या? अहिंसा साथियों, तीसरा क्या है? अस्तेय साथियों, क्या है? अस्तेय है। और इसी प्रकार से एक है क्या? अपरिग्रह। और एक क्या है साथियों? ब्रह्मचर्य। क्या है भैया? ब्रह्मचर्य। इसमें बाकी सब तो आप समझ रहे हैं, लेकिन अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी न करना। क्या होता है भैया? चोरी न करना। ठीक है, चोरी न करना। और अपरिग्रह का मतलब साथियों होता है संपत्ति न रखना। क्या भैया? संपत्ति न रखना। ठीक है ना? तो इन दोनों को याद रखेंगे, संपत्ति न रखना। बाकी तो सब आप समझ रहे हैं कि क्या क्या है। तो भैया कुल मिलाकर ये कितने हो जाते हैं? ये साथियों हो जाते हैं 5। ठीक है, जिनमें से शुरू के अगर हम 4 की बात करते हैं तो शुरू के 4 साथियों पार्श्वनाथ के द्वारा बताए गए थे, जबकि जो 5वां है साथियों ये महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा था। ठीक है ना? किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा था। ठीक बात है। तो पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत का संबंध किससे है? तो पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत का संबंध किससे है? तो साथियों महावीर स्वामी से कह लीजिए, या फिर आप जैन धर्म से कह लीजिए, चलेगा। ठीक है ना? चलिए ये बताइए जरा, तो उत्तर प्रदेश के आगरा की जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उत्तर प्रदेश में साथियों आगरा में एक जामा मस्जिद है। ठीक है ना? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में आगरा में एक जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन है, इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम अब क्या हो चुका है? मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन। मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन। भाई साहब पूछ रहे ब्रह्मचर्य क्या होता है? बेटा ब्रह्मचर्य का मतलब सीधा यही है कि आजीवन अविवाहित रहो, शादी विवाह मत करो, स्त्रियों से दूर रहो, यही ब्रह्मचर्य है। कर पाओगे? तो एनटीपीसी की तैयारी किस बात की फिर है? भारत में सबसे अधिक मेट्रो रेलवे वाला शहर कौन सा है भैया? तो आप सब जानते हैं साथियों कि अगर हम पहले मेट्रो की बात करें तो ये 1984 में कहां चलाई गई थी? 1984 में साथियों कोलकाता में चलाई गई थी। कहां पर भैया? कोलकाता में चलाई गई थी। पहली अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता में चलाई गई है, लेकिन सबसे ज्यादा मेट्रो शहर कहां पर है? सबसे ज्यादा मेट्रो शहर
उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में है। भारत में महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति क्या थी? पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति साथियों, आज रैपिड फायर राउंड है ही, आज का तो सेशन ही यही है कि आपको रैपिड फायर अंदाज में 100 क्वेश्चन कराने हैं और अंत में देखने हैं कि आज के विजेता कौन है, आज के टॉप 3 स्कोरर कौन है, ठीक है ना। चलिए भैया फटाफट बताइए। तो देखिए, चंपारण, खेड़ा, बनारस, रोलेट सत्याग्रह, तो इसका राइट आंसर है चंपारण साथियों। और ये गांधी जी की भारत में पहला सत्याग्रह था साथियों, ये गांधी जी का भारत में क्या था? पहला सत्याग्रह था। और ये साथियों इस दौरान गांधी जी ने क्या किया भैया? पहला किसान आंदोलन, तो भारत में ये इनका पहला किसान आंदोलन था साथियों। और इसी प्रकार से याद रहे कि भैया इन्होंने पहली भूख हड़ताल कब की थी? तो पहली भूख हड़ताल साथियों इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान की थी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान की थी 1918 में। हालांकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि गांधी जी ने पहला जन भाषण भारत में कहां दिया था? तो भारत में पहला जन भाषण इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में 1916 में दिया था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो भैया यहां पर इन्होंने भाषण दिया था, कोई ऐसा थोड़ा ना है कि वहां पर कोई आंदोलन किया था। चलिए ये बताइए, कभी महान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहे हम्पी के खंडहर किस तट पर स्थित है? हम्पी के खंडहर किस तट पर स्थित है? चलिए फटाफट बताइएगा। बिल्कुल, ये कमेंट बॉक्स में इधर उधर की बात करने वालों पर हंटर चल जाएगा, माउस घूम गया तो फिर आप जो है ना। हाँ चलिए, तो अब समझ रहे हैं आगे की बात। चलिए ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या है भैया इसका? तुंगभद्रा नदी। क्या साथियों? तुंगभद्रा नदी। ध्यान से पढ़िए, यहां पढ़ने वालों के लिए है ना, किसी मंदिर से कम नहीं, लेकिन फालतू कमेंट बॉक्स में फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए और किसी को कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। चलिए, तुंगभद्रा नदी के किनारे साथियों, और ये कहां पर भैया? हम्पी। और ये हम्पी कहां पर स्थित है? किस राज्य में है? अगर हम आपसे पूछें तो आप बता रहे होंगे कर्नाटका में। ये वही है साथियों जहां कभी विजयनगर हुआ करता था, और विजयनगर साथियों इन शासकों की राजधानी थी। ठीक है भाई दिलीप। चलिए भाई अंजलि बताएंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? साथियों पहले क्या था कि केवल पंचायतों में, नगर पालिकाओं में ही महिलाओं को आरक्षण था। अब तो 33% आरक्षण आ चुका है। और आप सब जानते हैं कि 33% जो महिलाओं को आरक्षण है, ये कहां कहां पर दिया गया है? तो साथियों ये लोकसभा में भी दिया गया है और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी दिया गया है। लोकसभा में यह आरक्षण 330 के तहत और विधानसभाओं में यह आरक्षण 332 के तहत दिया गया है। भारतीय संविधान के 106 संविधान संशोधन के तहत साथियों ये दिया गया है। ठीक बात है, हाँ जी, जो कि 2023 में हुआ था। ठीक है, और इसे क्या नाम दिया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, तो अब साथियों विधानसभा, ठीक है, अब तो विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाएं 33% आएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए। बाकी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 243D, 243D। बहुत अच्छे, शानदार, जिंदाबाद। ये बताइए, यदि कोई व्यक्ति लद्दाख, पंजाब, ये अलग लेवल का प्रश्न है, क्रिएटिव प्रश्न है, इसमें टाइम देना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिए। यदि कोई व्यक्ति लद्दाख, पंजाब और उत्तराखंड की राजधानियों की यात्रा करते हुए इस प्रकार त्रिभुज बनाए, तो इस त्रिभुज में अंदर कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी शामिल होगी? देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल एकदम ही अलग है। ठीक है ना, हाँ जी, एकदम ही अलग है। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर आप देखेंगे लद्दाख, पंजाब और उत्तराखंड। ठीक है, ऐसी यात्रा करनी है कि बीच में एक त्रिभुज बने। ठीक है, कौन कौन सा राज्य? लद्दाख, पंजाब और उत्तराखंड। तो ये है भैया लद्दाख, और ये है क्या? यह है पंजाब और यह है उत्तराखंड। तो अगर हम इन तीनों की राजधानियों की यात्रा करें तो बीच में साथियों क्या पड़ रहा है? बीच में क्या पड़ रहा है? बीच में पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश। बीच में क्या पड़ रहा है भैया? बीच में पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, हाँ जी। तो इस त्रिभुज के अंदर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी आएगी? हिमाचल प्रदेश की। बात समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन इसलिए ऐसा पूछा है ताकि आपकी इंडिया की मैप की स्थिति कैसी है, मतलब मैप की आपकी स्टडी कैसी है, वो आप कर पाए। ठीक है ना, तो भैया ये हो गया आपका क्या? ये लद्दाख था, तो लद्दाख, ये उत्तराखंड और ये पंजाब। तो आप जब इन तीनों राज्यों की राजधानियों की यात्रा करेंगे, ऐसी यात्रा ताकि त्रिभुज बन जाए, तो उसके बीच में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला मिलेगी। ठीक है, चलिए ये बताइए, श्रीहरिकोटा कौन सी द्वीप के निकट स्थित है? श्रीहरिकोटा साथियों आप सब जानते हैं कि यहां पर स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर, मतलब SDSC स्थित है। क्या स्थित है? SDSC स्थित है साथियों, मतलब कह सकते हैं कि भाई उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। ये इसरो का क्या है साथियों? उपग्रह प्रक्षेपण
केंद्र है। क्या है? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है इसरो का। किसका साथियों? इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। तो बिल्कुल आपको इसको याद करना चाहिए। कौन सी झील के निकट है भैया? पुलिकट झील के निकट है। मैप पर अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर है क्या? यहां पर है श्रीहरिकोटा। इसे अगर हम और जूम करें तो आप देख सकते हैं साथियों कि श्रीहरिकोटा कितना है। यह है साथियों श्रीहरिकोटा द्वीप। यह एक्चुअली में एक द्वीप है, एक आइलैंड है, एक द्वीप है, मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और जानबूझकर इस पर इसलिए बनाया गया है ताकि कभी कोई दिक्कत हो तो केवल इसी द्वीप को नुकसान हो, अगल बगल नुकसान ना हो। आप आप साथियों देख सकते हैं कि इसके पूरब में इधर क्या है? इधर बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है? इधर भैया बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और इधर पश्चिम की तरफ आप देखिए ये क्या है? ये पुलिकट झील है। ये क्या है भैया? ये पुलिकट झील है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इधर पश्चिम की तरफ पुलिकट झील है और पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। चलिए आगे देख लिया जाए। भाई देखिए आत्मकथा अ पैशन फॉर डांस। अ पैशन फॉर डांस नाम की आत्मकथा किसकी है? अ पैशन फॉर डांस नाम की आत्मकथा किसकी है? चलिए फटाफट बताइएगा। अ पैशन फॉर डांस आत्मकथा किसकी है भैया? तो ये आत्मकथा साथियों यामिनी कृष्णमूर्ति की है। किसकी है? यामिनी कृष्णमूर्ति की। आप बताएंगे जरा कमेंट करके कि ये कौन से नृत्य से संबंधित थी। कमेंट आने चाहिए सभी की, कौन से नृत्य से संबंधित थी। चलिए बाकी साथियों यहां पर शंकरदेव आप देख सकते हैं, ये सत्रिया नृत्य के जनक है। किसके जनक है साथियों? असम के सत्रिया नृत्य के जनक। पिछली बार एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया था। चलिए ये बताइए भजन सोपारी साथियों, यहां पर एक शानदार सी ट्रिक आपको बताने वाला हूं। कौन सा भैया? आप याद कर लेंगे क्या? संतों का शिव भजन। ये ट्रिक याद कर लीजिए, संतों का शिव भजन आपके बहुत काम आने वाली है। इससे क्या फायदा है कि संतों से हो जाएगा साथियों संतूर वादक। क्या हो जाएगा? संतूर वादक। शिव से क्या हो जाएगा साथियों? शिव कुमार शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं साथियों, ये प्रसिद्ध संतूर वादक रहे। और दूसरे कौन है? भजन सोपारी, ठीक है ना, भजन सोपारी। तो ये साथियों किससे संबंधित है? संतूर वादन से संबंधित है। भारत के पहले लोकपाल बताएंगे, भारत के पहले लोकपाल बताइएगा। अब आपको बता दें साथियों कि जब हम लोकपाल की बात करते हैं तो याद करिए कि पहला लोकपाल बिल कौन सा राज्य लेकर आया था? पहला लोकपाल बिल की अगर हम बात करते हैं, अगर हम पहला लोकपाल बिल की बात करें तो सबसे पहले इसे केंद्र में लाया गया वर्ष 1968 में। फिर पहला राज्य कौन बना जिसने लोकायुक्त की नियुक्ति की? दरअसल में साथियों क्या होता है कि केंद्र में लोकपाल कहा जाता है और राज्य में लोकायुक्त कहा जाता है। तो लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य था, ठीक है ना। फिर लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब पास हुआ? लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम साथियों कब पास हुआ था? तो यह अधिनियम साथियों पास हुआ था वर्ष 2013 में। कब पास हुआ? 2013 में। पहला लोकपाल किसे बनाया गया था? पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था। वर्तमान में कौन है? बहुत बढ़िया भाई निर्मल, बिल्कुल अजय माणिकलाल खानविलकर। कौन भैया? अजय माणिकलाल खानविलकर साथियों वर्तमान में है, ठीक है। अजय माणिकलाल खानविलकर साथियों वर्तमान में है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि कौन है, तो खानविलकर जी हैं। पहले कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। ये बताइए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी भैया? बिल्कुल बताएंगे भैया। तो ये साथियों कहां पर स्थित है पता है? इसका हेड ऑफिस लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। बहुत बढ़िया भाई प्रीति। चले भाई केशव ये बताओ जरा, बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भैया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में क्या होता है कि भैया किसानों को कितना लाभ मिलता है इससे? किसानों को साथियों हर साल है ना 6,000 रुपए मिलता है। 6,000 पर ईयर हर साल मिलता है। 2-2 हजार की साथियों 3 किस्तों में मिलता है, ठीक है। जितने भी किसान है साथियों सबको मिलता है। और ये शुरू किया गया था कब? 2019 में, ठीक है। 2019 में 24 फरवरी को इसे लॉन्च किया गया था। 24 फरवरी को घोषणा हुई थी इसकी। कहां से घोषणा की गई थी साथियों? तो 24 फरवरी को इसकी घोषणा गोरखपुर से हुई थी, ठीक है, गोरखपुर से। साथियों याद करिए कि 2019 में इलेक्शन हुआ था। 2019 में इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था। चुनाव से जस्ट पहले सरकार ने इसको घोषित किया था ताकि लोगों को लुभा सके। और इसे बैक डेट में लागू किया गया था। बैक डेट में लागू किया गया था। और बैक डेट में कैसे लागू किया गया? ऐसे समझिए कि भैया फरवरी 2019 में इसकी घोषणा हुई थी और इसे साथियों लागू किया गया 1 दिसंबर 2018 को, ताकि इलेक्शन से पहले है ना बहुत लाखों किसानों को इसका लाभ देकर
वोट लिया जा सके। याद करने के लिए कम से कम ऐसे कर लीजिए, 1 दिसंबर 2018 को साथियों लागू कर दिया गया इसको, ठीक है, और बिल्कुल पहली किस्त आ ही गई थी, ठीक है, इलेक्शन से पहले। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, बताएंगे भैया? चलिए फटाफट बताएंगे भाई, एकदम शानदार तरीके से आ जाना चाहिए सभी के पास, ठीक है ना? बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या है साथियों? मानस राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहां पर स्थित है? ये साथियों असम में स्थित है। कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। चलिए ये बताइए, ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा करने वाला देश कौन सा है? ब्रिक्स साथियों हम सब जानते हैं कि ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये 2009 में बना था, और 2009-10 क्यों लिखते हैं इसमें? क्योंकि 2009 में साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल करने की घोषणा हुई, तब ये ब्रिक्स हुआ, ठीक है, और 2010 में इसकी पहली बैठक हुई। वास्तव में ये शुरू में केवल ब्रिक हुआ करता था, 2006 में स्थापित हुआ था क्या? ब्रिक। तो 2006 में ये ब्रिक था, 2009 में ये ब्रिक्स हो गया, और 2010 में ब्रिक्स की पहली बैठक हुई। अभी आप देखेंगे साथियों तो अर्जेंटीना ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि कौन से देश फिर शामिल हुए? तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, मतलब यूएई। तो कुल मिलाकर 6 नए देश इसमें शामिल हुए हैं, और इस प्रकार से 5 पहले से थे, 6 और शामिल होंगे, ठीक है, तो कितने हो जाते? 11। लेकिन आप देखेंगे साथियों कि हुआ ये कि अर्जेंटीना ने मना कर दिया, तो अब ये 6 नहीं शामिल हुए बल्कि 5 ही शामिल हुए, और इस प्रकार से वर्तमान में साथियों ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं? तो ब्रिक्स में वर्तमान में 10 देश सदस्य हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका नाम हो सकता है चेंज हो, ठीक है ना? चलिए ये देखिए जरा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे भैया? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बताइएगा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी थे साथियों। कौन थे? के.सी. नियोगी। आपको पता है कि वित्त आयोग का गठन साथियों अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, ताकि ये केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय मामलों में सलाह दे सके, ठीक है भैया। बाकी साथियों कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो वाई.वी. रेड्डी थे। और फिर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो एन.के. सिंह बनाए गए थे। और अब साथियों 16वां वित्त आयोग आ गया है, ठीक है, तो इसको भी एज इट इज याद करना है। अरविंद पनगड़िया साथियों वही हैं जो कभी नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष यही थे। हालांकि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है भैया? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये साथियों सुमन बेरी हैं। कौन है भैया? सुमन बेरी। वेरी गुड, ठीक है ना? हाँ जी, सुमन बेरी है भैया। ये बताइए जरा, बहुत अच्छे, शानदार, जिंदाबाद, ठीक है। हाँ जी, ये बताइए भाई, राजेश, अंजलि बताएंगे भाई, अनुराधा, वर्णा बताओ भैया, किस राज्य के को भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं? चीनी का कटोरा साथियों विश्व स्तर पर किसे कहते हैं? तो विश्व स्तर पर अगर हम चीनी का कटोरा की बात करें तो विश्व स्तर पर चीनी का कटोरा कहा जाता है किसे? क्यूबा को कहा जाता है साथियों। किसको कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। जी हां, भारत में किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। क्यों? क्योंकि चीनी तथा गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है। चीनी तथा गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है। दोनों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश साथियों नंबर 1 है, इस वजह से, ठीक है ना? चलिए ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है? इसमें से कौन सा दर्रा लद्दाख में नहीं है भैया? तो भैया इसमें से जोजिला दर्रा जो है ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना? वैसे भी साथियों जितने भी दर्रे ऐसे होते हैं जिसमें चांगला, उमलिंगला, बारांगला, तो इस तरह के दर्रे साथियों लद्दाख में मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये चीज दे भी रखी है, ये चीज यहां पर दे भी रखी है भाई। यहां पर आप देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इन सबको, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैप पर कहां होंगे, और दर्शाया भी गया है, और इस प्रकार से मैप के माध्यम से आपको दिखाया भी गया है। तो ये मैपिंग आपके लिए काफी काम आने वाली है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हम उपलब्ध करा देंगे, लेकिन इसका पीडीएफ आप मानकर चलिए कि आपको दिवाली के बाद मिलेगा, ठीक है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, आप तब तक वीडियो देखिए और रिवाइज करिए, फिर उसके बाद पीडीएफ मिलेगा तो उससे कर लीजिएगा। इसके लिए एक शानदार सी ट्रिक बना दूं, इसके लिए शानदार सी ट्रिक देखिए, आपको बताता हूं क्या होता है साथियों, कि जैसे जब आप मैप देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यही मैप है। इस मैप में भाई यहां पर कोई पर्वत श्रेणी है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे पर्वत श्रेणी होती है ना। तो भैया उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते समय कौन सी पर्वत श्रेणी पड़ेगी, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है ना। इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और फिर उससे ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा होता क्या है कि एकदम ऊपर से नीचे चलेंगे, ठीक है। तो क्या ट्रिक है? कल,
जपो, कल जपो, ठीक है, धांसू ट्रिक, कल जपो धांसू ट्रिक। तो ट्रिक ही यही है कि कल जपो धांसू ट्रिक। इससे क्या पता चलेगा, दिमाग में रखिए, इससे ये पता चलेगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने पर क्रम क्या होगा पर्वत श्रेणियों का। तो सबसे ऊपर क्या मिल जाएगा, सबसे ऊपर मिलेगा साथियों काराकोरम। क्या मिलेगा भैया, सबसे ऊपर साथियों काराकोरम मिलेगा। उसके नीचे क्या मिलेगा, उसके नीचे दोस्तों लद्दाख मिलेगा। उसके नीचे क्या मिलेगा, उसके नीचे साथियों जास्कर मिलेगा। उसके नीचे क्या मिलेगा, उसके नीचे दोस्तों पीर पंजाल मिलेगा। क्या, पीर पंजाल मिलेगा। उसके नीचे क्या मिलेगा, उसके नीचे साथियों धौलाधर मिलेगा। क्या, धौलाधर। और उसके नीचे क्या मिलेगा, उसके नीचे शिवालिक मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एकदम सिंपल है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आने पर यह सीक्वेंस मिलना चाहिए। ठीक है, अब वही चीज देख लीजिए कि कह रहा है कि चीन से जम्मू कश्मीर की तरफ, चीन से मतलब जैसे भारत का मैप इस तरह बनाते हैं तो ऊपर चाइना है, ठीक है, और यहां पर जम्मू कश्मीर है, तो मतलब आप चीन से जम्मू कश्मीर की तरफ चलें ऐसे। ठीक है, तो वही उत्तर से दक्षिणी हुआ। तो भैया क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। 4 के बाद क्या हो जाएगा, 2, 4 2 1 3, क्या होना चाहिए, 4 2 1 3 राइट आंसर होना चाहिए। डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, आइए ये देख लीजिए जरा। तो कहने का मतलब है कि एक छोटी सी ट्रिक और आपके लिए इस तरह के तथ्य की है ना कहानी खत्म। ये बताइए भाई, बताइए भाई, मोनिका, अंजलि, अनुराधा, सीमा, रामहित, वैष्णवी, रविंद्र, बताओ भाई गुड़िया रानी। कह रहा 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण होते हैं, कौन कौन से, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो मातृ ऋण नहीं होता है साथियों, माता का ऋण नहीं होता है, बाकी 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण होते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला पहली बार किसने लगाया था, पहली बार किसने लगाया था, याद करिए। तो पहली बार साथियों जजिया कर लगाने वाला कौन था, ये साथियों था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था भैया, मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने सबसे पहले जजिया कर कहां पर लगाया था, सिंध क्षेत्र में लगाया था 712 ईस्वी के आसपास। और इसे अंतिम रूप से खत्म करने वाला कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन भैया, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है ना, बिल्कुल। और पहला मुगल बादशाह जिसने बैन किया था, तो पहला मुगल जिसने बैन किया, तब आप अकबर बताएंगे। पहला मुगल जिसने बैन किया तब आप अकबर बताएंगे। ठीक है, और पहला मुस्लिम शासक जिसने बैन किया था, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने बैन किया था, पहला मुस्लिम शासक जिसने बैन किया था। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तब साथियों आपका आंसर क्या होना चाहिए, तब आपका होना चाहिए आंसर जैनुल आबदीन। ठीक है, जैनुल आबदीन साथियों कहां का शासक था, तो जैनुल आबदीन जम्मू कश्मीर का शासक था, इसीलिए इसे जम्मू कश्मीर का अकबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कश्मीर का अकबर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं इसे, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। चलिए ये बताइए भाई। हाँ जी भाई, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जोड़ने से बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र को पानी उपलब्ध होगा। बुंदेलखंड का मतलब साथियों क्या, यूपी और मध्य प्रदेश वाला एरिया, यूपी और मध्य प्रदेश दोनों में इसका विस्तार है। और यहां पर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात करें तो साथियों ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। यह देश की साथियों पहली नदी जोड़ो परियोजना है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ये बताएंगे भाई, सभी के आंसर आने चाहिए भाई। काजल, पूजा, अंजलि, संतोष, बताओ भाई। सालू, बिल्कुल मेरा नाम ब्रजेश, बताओ भैया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 को क्या कहते हैं भाई, तो हम सब जानते हैं कि 1885 से लेकर 1905 का टाइम पीरियड, फिर 1905 से लेकर 1917 का टाइम पीरियड, फिर 1917 से लेकर 1947 का टाइम पीरियड। इसे क्रमशः क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं भैया उदारवादी चरण, इसे कहते हैं उग्रवादी चरण, और इसे कहते हैं गांधीवादी चरण। ठीक बात है ना, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें उदारवादी चरण में क्या होता है, नरम दल के नेताओं का प्रभाव था। ठीक है ना, उग्रवादी चरण में क्या होता है कि भाई गरम दल के नेताओं का प्रभाव आता है। ठीक है, गरम दल के नेताओं का प्रभाव आता है। और गांधी युग में तो अकेले गांधी जी ही लीड करते नजर आते हैं, बाकी पूरा देश इनके पीछे ही चल रहा होता है। चलिए ये बताइए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी, तो याद रखिएगा कि मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी साथियों, तो मूलतः ये साथियों गुजराती में लिखी गई थी। मूलतः किस में लिखी गई थी, गुजराती में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक बात है, चलिए ये बताइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे और पूरे 100 क्वेश्चन में देखते हैं आज किसने
कितने क्वेश्चन सही किए हैं, लेकिन अगले आधे घंटे और सेशन चलने दीजिए, आधे घंटे में 100 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। हार्नबिल त्योहार साथियों जिसे क्या कहते हैं, इसे साथियों त्योहारों का त्योहार कहते हैं, नागालैंड में होता है। संगाई साथियों मणिपुर में देखने को मिलेगा। हेमिस पर्व साथियों आंध्र प्रदेश में, सॉरी राजहंस, और हेमिस कहां देखने को मिलेगा, लद्दाख में। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 2 1 3। क्या हो जाएगा, 4 2 1 3 साथियों। क्लियर है। आइए जरा इसका आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छे शानदार वे इसके। बताओ भारत के निम्नलिखित विश्व विरासत स्थलों को उत्तर से दक्षिण की ओर। अब देखिए कितने क्रिएटिव क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आया हूं। अगेन एक क्रिएटिव क्वेश्चन है, ताजमहल कहां मिलेगा, यूपी में मिलेगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में मिलेंगी। महाबोधि मंदिर बिहार में मिलेगा। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में मिलेगा। इसका मतलब यह है कि इसको मैप पर देखना पड़ेगा, तभी आप ये बता पाएंगे कि उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ टू साउथ इनका सीक्वेंस क्या होगा। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि इसमें साथियों, इसमें सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र है और सबसे उत्तर में उत्तर प्रदेश है। क्यों, ये बात तो कंफर्म है ना। तो महाराष्ट्र, इसका मतलब ये है कि इसमें उत्तर से दक्षिण आप जाएंगे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश में, तो ये तो कंफर्म आपके दिमाग में है ना कि महाराष्ट्र सबसे लास्ट में पड़ेगा और उत्तर से दक्षिण ही जाना है। तो 2 सबसे लास्ट में कहां दिख रहा है, यही दिख रहा है। कहानी यहीं पर खत्म हो गई। ठीक है। लेकिन फिर भी आप चाहें तो मैप पर देख सकते हैं, फिर भी आप चाहें तो मैप पर देख सकते हैं कि भैया देखिए ये उत्तर प्रदेश है तो यहां क्या मिलेगा, यहां ताजमहल मिलेगा। ठीक है। ये बिहार है तो यहां पर क्या मिलेगा, यहां बोध गया मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये मध्य प्रदेश है तो यहां सांची मिलेगा, मिलेगा ना, सांची मिलेगा, यही तो पूछा था। और यहां पर क्या मिलेगा, अजंता मिलेगा, यही पूछा था ना। तो आप देख लीजिए वही चीजें हैं जो इसमें पूछी गई है, वही इसमें हमने दर्शाया है। तो ताज, बोध गया, सांची, अजंता। ठीक है ना। तो पहले नंबर पर क्या होगा, पहले नंबर पर ताज होगा। क्लियर है ना, एकदम बिल्कुल। तो समझिए कि क्रिएटिव क्वेश्चन है और इस तरह की क्रिएटिविटी एग्जामिनर एग्जाम में दिखाता है, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस पहले से रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। और आपको पता है ये किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो ये साथियों अरुंडेल समिति की सिफारिश पर की गई थी। किसकी सिफारिश पर, अरुंडेल समिति की सलाह, अरुंडेल समिति की सलाह पर इसे किया गया था। ठीक बात है। तो राइट आंसर क्या इसका बन जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार साथियों। क्या, मार्ले मिंटो सुधार। और इसके प्रथम लाभार्थी कौन हुए थे, इसके प्रथम लाभार्थी कौन सा समाज हुआ था, तो प्रथम लाभार्थी मुस्लिम समाज हुआ था। कौन भैया, मुस्लिम समाज हुआ था। ठीक है ना, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए ये बताइए जरा 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था। अभी अभी आपको बताया 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था, तो भैया पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से संबंधित था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा वह नवपाषाणिक या नियोलिथिक एरा का है ना साइट है, तो भैया कोल्डिहवा। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में कहां पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है। कहां पर भैया, प्रयागराज में पड़ता है। ये देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि की बात करता है। राष्ट्रपति पद की अवधि साथियों अनुच्छेद 56 में बताई गई है। और इसमें यह भी कहा गया है क्या कि पद या शपथ ग्रहण से, पद या शपथ ग्रहण से कितने साल, पद या शपथ ग्रहण से 5 साल। कितना, पद या शपथ ग्रहण से 5 साल। ठीक है। ये बताइए भैया अज्जू, बहुत अच्छे। कह रहा निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब समझ रहे हैं, प्रांतों को अर्थात राज्यों को है ना बहुत सारे अधिकार बहुत सारे मामलों में मिलना। ठीक है, बहुत सारे राज्य में मिलना। बिल्कुल भाई, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। वैसे भी हमने आपसे कहा है कि 10 में से 9 क्वेश्चन का आंसर 1935 ही होता है, अगर ऑप्शन में वो दिया हुआ है, क्योंकि ये ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा कानून था और भारतीय संविधान का भी सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित किया है और इस तरह से तहसील स्तर पर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। देखिए ज्यादातर जिलों में जो फायर स्टेशन है साथियों वो जिला स्तर पर है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने तहसील स्तर पर भी फायर स्टेशन स्थापित कर दिया है। तो इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। सौर प्रणाली की खोज करने वाला कौन था साथियों, इसमें से सौर प्रणाली की खोज किसने की थी जरा बताइए। गैलीलियो ने तो दूरबीन की खोज की थी। किसकी, दूरबीन की खोज की थी। और केपलर ने तो साथियों ग्रही नियम दिए थे। ठीक है, ग्रही नियम दिए थे इन्होंने। तो फिर इसका राइट आंसर बनेगा क्या, कॉपरनिकस बनेगा। क्या बनेगा,
कॉपरनिकस बनेगा भैया। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड हैं साथियों, उन्हें ग्रह कहा जाता है, और ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये बताइए उत्तर वैदिक काल का समय क्या है साथियों? तो जब आप वैदिक काल की बात करते हैं, वैदिक पीरियड की बात करते हैं साथियों, तो इसका टाइम होता है 1500 से 600। और इसमें भी जब आप ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक करेंगे तो ऋग वैदिक अलग है साथियों और उत्तर वैदिक अलग है। ठीक है ना, इसमें 1500 से 1000 ऋग वैदिक काल होता है और 1000 से साथियों 600 उत्तर वैदिक काल होता है। ठीक बात है ना, ईसा पूर्व की बात है साथियों, उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। ठीक है ना, चलिए ये बताइए जरा, मुगल और मुस्लिम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। मुगल जितने भी मुगल शासक थे वो मुस्लिम में थे। चलिए ये बताइए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो साथियों पहला अनाज कौन सा था? जौ था। दूसरा कौन सा था? गेहूं था। और तीसरा कौन सा था साथियों? चावल था। और याद करना बेहद आसान है मेरे हिसाब से। देखिएगा कैसे भैया, ऐसे समझिए, आप बताइए कि भाई जौ में कितने अक्षर हैं? एक अक्षर है तो भैया पहले नंबर पर, गेहूं में 2 अक्षर है तो दूसरा था, चावल में 3 अक्षर है तो तीसरा था। खत्म कहानी। ठीक है भैया, तो जौ को साथियों, जौ को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो जौ को साथियों वैदिक काल में यव कहा जाता था। ठीक है ना, जौ को क्या कहते थे? यव कहते थे भैया। ये बताइए जरा, बिल्कुल बताएंगे भैया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रनरी भारत में विद्यमान, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में विद्यमान 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे? तो साथियों जो 16 महाजनपद थे, इसमें से बिहार में 3 थे, दक्षिण भारत में साथियों 1 था, दक्षिण भारत में 1 था, राजस्थान में भी साथियों 1 देखने को मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भी 1 मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में कितने भैया? 8। ठीक है ना, तो टोटल 16 महाजनपद थे। कुछ महाजनपद भारत के बाहर भी थे। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपको याद करना है 8 महाजनपद कहां पर थे? उत्तर प्रदेश में थे। और जो एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में था उसका नाम अलग से कई बार पूछता है, तो याद रखेंगे अश्मक। और यहां पर तो आप जानते भी होंगे कि भैया मगध था, अंग था और कौन सा था? वज्जी था। ठीक है ना, वज्जी था। ठीक, चलिए बताइए पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? पांचाल नरेश द्रौपद याद है आपको? यहीं से थी कौन? यहीं से थी द्रौपदी। ठीक है ना, यहीं से थी द्रौपदी साथियों। और इनकी राजधानी, ठीक है, तो इनकी 2 राजधानी थी साथियों, एक तो अहिछत्र थी, एक तो क्या थी? अहिछत्र थी, और दूसरी क्या थी? कांपिल्य थी। तो इनकी 2 राजधानियां थी। इसमें मामला यह था कि उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी, है ना। और इसी देखिए यहां कांपिल्य है, अहिछत्र है, पांचाल, पांचाल राज्य की होने की वजह से द्रौपदी को पांचाली कहा गया। पांचाल राज्य की होने की वजह से इन्हें पांचाली कहा गया, और इसके अलावा 5 पतियों वाली होने की वजह से भी पांचाली कहा गया है। ठीक है भैया, तो दौड़ा दौड़ा कर आंसर देंगे भैया, किसी के कोई थकना नहीं है, कोई रुकना नहीं है। अगर मैं यहां पर रात 10 बजे खड़ा हूं, है ना, त्योहार के दिन पढ़ाने के लिए, तो आपको भी अपने घर में बैठकर 1 घंटे पढ़ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो 1 घंटे क्लास हो चुकी है, मात्र 20 से 25 मिनट में आगे के 100 क्वेश्चन, मतलब 100 तक हम पहुंच जाएंगे। तो मोदी जी के द्वारा विश्व भारत की पहली वैदिक घड़ी कहां पर लगाई गई है? उज्जैन में लगाई गई साथियों। कहां पर? उज्जैन में लगाई गई है। और इसका नाम क्या दिया गया है साथियों? विक्रमादित्य घड़ी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? विक्रमादित्य घड़ी साथियों नाम दिया गया है। ठीक है, और वैसे भी साथियों उज्जैन को क्या कहा जाता है? उज्जैन को कहते हैं भारत का, क्या भैया? भारत का ग्रीनविच, भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये बताइए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया? हाँ, भारत के किस राज्य में अभी पहला रेलवे स्टेशन? भाई इसके पहले यहां पर ट्रेन चली नहीं रही थी। सिक्किम साथियों, जी हां, सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन हाल ही में स्थापित किया गया है। चलिए, जय महाकाल। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निजी क्षेत्र में किसने साथियों? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा
ठीक है, पहला गोला बारूद निर्माण परिसर का अनावरण कहां किया गया है? और ये साथियों क्या होगा पता है, ये पूरे के पूरे दक्षिण एशिया का है ना, भारत और भारत के पड़ोसी देशों में, ठीक है, जो आज देश आते हैं चीन को छोड़कर वो दक्षिण एशिया में आते हैं, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद निर्माण केंद्र है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद निर्माण केंद्र है जो अडानी के द्वारा कानपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जरा सेशन को लाइक करते चलिए, कंजूसी नहीं भैया। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष तक सभी सरकारी वाहनों को ईवी का मतलब होता है साथियों इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है ना, और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। अपने सभी सरकारी वाहनों को 100% सरकारी वाहनों में, ठीक है, कन्वर्ट कर 100% इलेक्ट्रिक वाहनों में कन्वर्ट करने के लक्ष्य की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसका कहना है कि 2030 तक हम अपने सभी सरकारी गाड़ियों को ईवी में कन्वर्ट कर देंगे। दिक्कत यह है कि ईवी में कन्वर्ट तो कर देंगे, लेकिन पता चला पुलिस वाले वही ईवी लिए दौड़ाए पड़े हैं अपराधी को, और अपराधी फॉर्च्यूनर में भाग रहा है। ठीक है, अचानक से ईवी की बैटरी हो गई गुल, उसके बाद क्या करेंगे? फिर तो ठंडा ठंडा कुल कुल गड़बड़ा जाएगा मामला। खैर, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है भैया? निर्वात में। और एक बात, प्रकाश की चाल देखिए, कहीं खुशी कभी गम, जहां एक और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, वहीं दूसरी ओर निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती। और यही कारण है साथियों, है ना, यही कारण है कि चंद्रमा पर एक दूसरे की आवाज नहीं सुनी जा सकती। चलिए ये बताइए भाई, कह रहा है 6ठी शताब्दी, क्योंकि वहां पर कोई माध्यम नहीं है, वायुमंडल नहीं है। ठीक है, चलिए कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब हो गया साथियों 600 ईसा पूर्व। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल की, और महाजनपद काल में साथियों 16 राज्य हुआ करते थे, उसमें से एक राज्य था सूरसेन। ठीक है, और सूरसेन मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र था। कौशल साथियों अयोध्या और उसके आसपास का क्षेत्र था, ठीक है, भागलपुर बिहार और उसके आसपास का क्षेत्र, भागलपुर जो बिहार में पड़ता है वो और उसके आसपास का क्षेत्र अंग कहलाता था। और जो जयपुर है साथियों, जयपुर राजस्थान, वो और उसके आसपास का क्षेत्र मत्स्य राज्य कहलाता था। यह बताइएगा क्या कह रहा है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान चेदी किसे कहा गया है? चेदी मतलब चेदी राज्य कहां पर था? तो 16 महाजनपद जो थे, राज्य थे, उसमें चेदी वो क्षेत्र है जो आज बुंदेलखंड के रूप में देखा जा सकता है। यह यूपी और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ एक पठारी क्षेत्र है भैया। चले भाई, अथर्व, मनीष, पूजा, केशव, निर्मल, बताओ भाई, ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे? भाई न्यूटन ने तो गति के नियम दिए थे, और इसके लिए न्यूटन ने किताब भी लिखी, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। लिखा कि नहीं? प्रिंसिपिया मैथमेटिका नाम की किताब लिखी थी ना, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ठीक है, केपलर साथियों इसका आंसर होगा। कॉपरनिकस ने तो भैया सौरमंडलीय मतलब सिद्धांत दिया था, और गैलीलियो जो है इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। किसका भैया? दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है, तो केपलर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये बताइए क्या कह रहा है? लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला, लखनऊ में कौन सी पारंपरिक कढ़ाई कला है जो काफी फेमस है? कौन बताएगा? चलिए फटाफट। हाँ भैया, विश्वास बैच की क्लासेस 4 तारीख से दोबारा चलेंगी। 4 तारीख से, अभी दिवाली की छुट्टियां हैं, 3-4 दिन छुट्टियां रहेंगी, तब तक स्पेशल क्लासेस कोई ना कोई, ठीक है, आप भाई यूट्यूब पर देखते रहिए, पढ़ते रहिए। लखनऊ को वैसे नजाकत नफासत का शहर भी कहते हैं, नवाबों का शहर है लखनऊ भाई। ये बताइए भाई, महलों का शहर कोलकाता है भैया। और 1657 में किस मुगल राजकुमार ने, ठीक है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था? वो भी कितनों का? 52 का। टोटल 108 उपनिषद है ना, तो 108 में से 52 का फारसी अनुवाद किया था, और इसका नाम बदलकर रखा गया था सिर-ए-अकबर। क्या नाम रखा गया था बदलकर इसका? सिर-ए-अकबर साथियों नाम रखा गया था। किसके द्वारा भैया? दारा शिकोह के द्वारा। किसके द्वारा? दारा शिकोह के द्वारा। बहुत बढ़िया। कठोपनिषद में जो नचिकेता और यम के बीच में, है ना, नचिकेता और यम के बीच में संवाद है, तो वही पूछ रहा है कि कठोपनिषद जो है उसमें नचिकेता किस भगवान से बात करती हैं? तो भगवान यम से बात करती हैं। कई बार ये क्वेश्चन घुमाकर पूछता है कि यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में मिलता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि उपनिषद साथियों कितने हैं?
कुल 108 उपनिषद हैं। इसमें उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है। ठीक बात है ना। चलिए, बाकी उपनिषद है साथियों, ये किस पर आधारित है? ये साथियों हिंदू दर्शन पर आधारित किताबें हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस पर आधारित किताबें हैं, तो हिंदू दर्शन पर आधारित किताबें हैं। ठीक है, चलिए ये बता दीजिए। बहुत अच्छे, शानदार, जिंदाबाद। अच्छा, बिल्कुल भाई राजेश। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम? बलात् श्रम का मतलब क्या? बलपूर्वक कराया गया काम। बलात् श्रम का मतलब बलपूर्वक कराया गया काम, जबरदस्ती कराया गया काम, जिसमें किसी से काम तो करा लिया जाता है लेकिन बदले में साथियों पैसा नहीं दिया जाता है। तो ये आप जानते होंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 के तहत है। ठीक है, और आर्टिकल 23 के लिए बंधुआ, इसमें बंधुआ मजदूरी का भी उन्मूलन है और इसीलिए भाई इसके अकॉर्डिंग एक कानून भी बनाया गया, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, जो कि कब पास हुआ था भैया? वर्ष 1976 में पास हुआ था। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है भैया? तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, सॉरी, ये किसके अंतर्गत? शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 23 और 24 इन दोनों के अंतर्गत है। 23 में साथियों बलात् श्रम की बात कही गई है कि कोई जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराएगा, और 24 में क्या कहा गया है? बाल श्रम कहा गया है, मतलब चाइल्ड लेबर। क्या कहा गया है भैया? चाइल्ड लेबर की बात की गई है। ठीक है भैया, चलिए आगे देख लिया जाए भैया। ये बताइए भाई, कह रहा है कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बताएंगे। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य साथियों कौन सा है? केरल। और याद करिए कि पहला वाटर बजट पेश करने वाला राज्य भी कौन सा है? याद है ना, पहला वाटर बजट किसने पेश किया था? और याद करिए कि भैया सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा भी तो यहीं पर मिलेगी। सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा किस राज्य के लोगों की है? केरल की है साथियों। और याद करिए कि भैया पहला पक्षी एटलस, पहला बर्ड एटलस किसने बनाया? तो पहला बर्ड एटलस बनाने वाला राज्य केरल है, पहला बर्ड एटलस। और याद करिए सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला भी पहला राज्य केरल है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है केरल, जिसे भारत का, दक्षिण भारत का कश्मीर कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, जैविक खेती का ना, पहला जैविक खेती, पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य सिक्किम है, पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य, और पहला खुले में शौच से मुक्त राज्य भी सिक्किम है। ठीक है ना। अब आप समझ रहे हैं उसके पीछे का राज कि भैया जैविक खेती वाला राज्य पहला कैसे बना। ठीक, पूषण को किस देवता का? भाई पूषण। तो पूषण साथियों एक्चुअली में क्या थे कि पूषण साथियों ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में ये पशुओं के देवता थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में ये पशुओं के देवता थे, उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में किसके भैया? उत्तर वैदिक काल में पशुओं के देवता है ना, शूद्रों के देवता हो गए। किसके भैया? शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है, बिल्कुल, मतलब उत्तर वैदिक काल में वैसे भी शूद्रों के साथ पशुवत व्यवहार होने लगा, तो पूषण को लगा कि यार पशुओं के देवता बने रहने से अच्छा है कि भैया शूद्रों के साथ भी पशुवत व्यवहार हो रहा है, कम से कम उन्हीं के देवता बन जाए, है ना। चलिए ये बताइए, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो अंग्रेजों के द्वारा साथियों ये किया गया था मैकाले के सुझाव पर। ठीक है, मैकाले के सुझाव पर एक्चुअली में मैकाले ने मैकाले मिनट्स जारी किया था वर्ष 1935 में। मैकाले के द्वारा जो मैकाले मिनट्स दिया गया, ठीक है, इसी के आधार पर साथियों किसके द्वारा भाई इसे लागू किया गया? इसे उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने लागू किया था। किसने भैया? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने लागू किया। ठीक है, और इसी वजह से साथियों मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। भाई भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक यही तो है, तो अंग्रेजी शिक्षा के जनक ये भाई साहब क्यों है? तो इसी वजह से तो है ये अंग्रेजी शिक्षा के जनक। और इसी के साथ ही भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव कब पड़ी? तो यही बताएंगे कि भैया आधुनिक शिक्षा की जो नींव है वो वर्ष 1835 में इसी से पड़ी है। ठीक है, हालांकि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कौन है? आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है? हाँ जी, आधुनिक शिक्षा के जनक भैया, है ना, आधुनिक शिक्षा के जो जनक हैं, आधुनिक शिक्षा के जनक अगर कभी भी पूछता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्शन रहता है, लेकिन याद जरूर आपको रखना पड़ेगा कि आधुनिक शिक्षा का जनक कभी भी पूछे तो आप बताएंगे चार्ल्स ग्रांट। क्या बताएंगे? चार्ल्स ग्रांट। क्यों? क्योंकि चार्ल्स ग्रांट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि अगर शिक्षा का विस्तार करना है तो भैया स्कूलों का जाल बिछाना पड़ेगा। ठीक है भैया, चलिए ये बताइए
हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश की, बताओ भाई आर्यन, हिमाचल प्रदेश की किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो किन्नौर जिले की सीमा किससे लगती है? चीन के साथ लगती है, ठीक है ना, बिल्कुल। ये बताइए जरा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? भाई इसमें से कौन से यूरेशिया में पाए जाते हैं? आप खुद ही देखिए कि ये देखिए, ये है यूरेशिया, ये क्या है? ये यूरेशिया है। तो यूरेशिया में कौन सा मिलता है? स्टेपी मिलता है। यूरेशिया में कौन सा मिलता है भैया? स्टेपिस मिलता है। कौन सा? स्टेपिस मिलता है, ठीक है भाई। डाउन्स कहां मिल जाएगा? डाउन्स साथियों ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। और वेल्ड कहां पर मिल जाएगा? वेल्ड साथियों साउथ अफ्रीका में मिलेगा। कहां पर? साउथ अफ्रीका में मिलेगा। और ये प्रेयरीज, प्रेयरीज कहां पर मिलेगा? तो ये देखिए प्रेयरीज नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। प्रेयरीज कहां पर मिलेगा? नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। तो इस मैप के माध्यम से आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, हंगरी में साथियों क्या होता है? हंगरी में घास के मैदानों को पुस्टाज कहते हैं। और कैंटरबरी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि न्यूजीलैंड में कहा जाता है। कहां पर? न्यूजीलैंड में। ये एक करेक्शन है, इसमें कर लीजिएगा मैप में, ठीक है। चलिए बताइए, वैदिक काल में मूर्ति पूजा की अगर हम बात करते हैं तो क्या प्रमाण है? वैदिक काल में मूर्ति पूजा का क्या प्रमाण है ना? मूर्ति पूजा का स्पष्ट प्रमाण है। मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। केवल कुछ उपासना स्थलों पर मूर्तियों की पूजा होती थी। तो भैया मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं है। वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं है भैया। चलो ये बता दो, न्यूजीलैंड की किस नदी को जीवित मानव का दर्जा मिला है? यह दुनिया में पहली बार हुआ है। यह दुनिया में पहली बार हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है ना? हाँ, कई सारे कालों में कि किसी नदी को मिला है ऐसा दर्जा, मानव, जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। होंगहुई नदी को कहां की नदी है? तो भैया न्यूजीलैंड की नदी है। और ये आप देख सकते हैं, यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। हाँ जी भैया बिल्कुल। आइए इसका आंसर दीजिए फटाफट। नंदवंश का संस्थापक कौन था? ये तो आप बता लेंगे। मगध की बात हो रही है साथियों, मगध की बात हो रही है। और आपको याद होगा कि भैया पहला वंश हर्यक था, दूसरा शिशुनाग और तीसरा नंदवंश। तो कौन था इसका संस्थापक? महापद्मनंद साथियों। और महापद्मनंद वही जिसे सर्वछत्रांतक कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? इसे सर्वछत्रांतक कहा गया है। इसे भार्गव कहा गया है। इसे अपरो परशुराम कहा गया है। कहा गया कि नहीं? अपरो परशुराम कहा गया है भैया। तो बिल्कुल याद रखिएगा भाई, ठीक। तो बिल्कुल ये क्षत्रियों का एक तरह से दुश्मन था। कई सारे क्षत्रियों का इसने, है ना, हत्या करी थी। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत ज्यादा है? संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग मतलब एक ऐसा महाद्वीप जहां पर ज्यादातर मैदानी भाग ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप यूरोप देखिए, यूरोप में आपको पठार, ठीक है, पठार या पर्वत जैसा कोई ज्यादा चीज देखने को मिलती है? नहीं, बहुत थोड़ा बहुत देखने को मिलती है कहीं कहीं, ठीक है। तो यूरोप में, ठीक है, प्रतिशतता, इसीलिए तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है, प्रतिशत यहां पर पूछा है, प्रतिशत के हिसाब से। वैसे तो यूरोप छोटा है, ठीक है। आल्पस पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? अब आल्पस श्रेणी को अगर आपने मैप में देखा होगा तो आराम से आंसर बता लेंगे। फेंको आंसर, फेंको, जल्दी फेंको, है बिल्कुल भैया, इंग्लैंड बहुत दूर है आल्पस पर्वत से। आल्पस पर्वत से इंग्लैंड बहुत दूर है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, ये सब तो आसपास में है, ठीक है। अच्छा, एक दक्षिणी आल्पस पर्वत है, बताइए दक्षिणी आल्पस पर्वत कहां है? तो अगर हम दक्षिणी आल्पस पर्वत की बात करते हैं तो दक्षिणी आल्पस पर्वत साथियों कहां स्थित है? ये न्यूजीलैंड में स्थित है। कहां पर स्थित है भैया? ये न्यूजीलैंड में स्थित है, ठीक है। चलिए ये बताइए जरा, अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का विश्व में कौन सा स्थान है? अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का विश्व में पहला स्थान है, ठीक है, अखबारी कागज। और याद करिए, भारत में अखबारी कागज के लिए क्या प्रसिद्ध है? भारत में अखबारी कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में स्थित है कि नहीं? तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए भारत में प्रसिद्ध है। क्यों भाई चंडिका, है कि नहीं भाई? रिया, पूजा, अनुराग, एकता बताएंगे भाई। बहुत बढ़िया भाई प्रजापति जी। ये बताइए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कह लीजिए या साथियों राजकीय मुद्रा कह लीजिए, जो कि साथियों कौन सी थी बताएंगे। तो देखिए, तो ये थी साथियों कौन सी? पर्ण। और ये किसकी मुद्रा थी? ये चांदी की मुद्रा थी, ठीक है ना। हाँ जी। और मौर्य काल में अगर आप देखिएगा तो जो सोने की मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा थी, उसे साथियों क्या कहा गया है? उसे निष्क कहा गया है या फिर सुवर्ण कहा गया है। निष्क या सुवर्ण कहा गया है। जबकि तांबे की मुद्रा की बात करते हैं तो तांबे की जो मुद्रा थी उसे माशक और काकड़ी कहा गया है। क्या कहा गया है?
माशक और काकड़ी कहा गया है। ठीक बात है। चलिए ये बताइए जरा, कह रहा मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस, फेंको आंसर, फेंको जल्दी फेंको। मुद्रा राक्षस साथियों गुप्त काल में लिखी गई थी और यह वही किताब है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद और उसकी एक दासी से उत्पन्न पुत्र बताया गया है, विशाख दत्त के द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है। चलिए मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए भैया। भाई अर्थशास्त्र तो चाणक्य ने लिखी थी, ठीक है, और ऋग्वेद, वेदों के संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन माने जाते हैं। ठीक है ना। पुराण तो 18 है भैया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? इंडिका। मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी जिसमें पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है भाई। ठीक है। चलिए सेशन को लाइक करने में कंजूसी नहीं करते, चलिए लाइक वाइक भाई। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली साथियों क्यों कहा जाता है कौटिल्य को? इसलिए साथियों क्योंकि जिस प्रकार से कौटिल्य ने राजनीति पर प्रसिद्ध किताब अर्थशास्त्र लिखी थी, उसी प्रकार से मैकियावेली नाम के प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, राजनीतिज्ञ हुए, और इन्होंने भी एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी और उस किताब का नाम क्या था? इनकी उस किताब का नाम था साथियों द प्रिंस। क्या? द प्रिंस। तो जिस प्रकार से द प्रिंस राजनीति पर आधारित है, वैसे ही अर्थशास्त्र भी राजनीति पर आधारित है। यहां तक कि एक प्रश्न बनता है कि भाई राज्य शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राज्य शब्द का प्रथम प्रयोग इन्होंने किया था। राज्य शब्द का जो प्रथम प्रयोग है साथियों वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए ये बताइए, निम्नलिखित में से किस पुराण का संबंध मौर्य वंश से है? साथियों एक्चुअली में पुराणों को प्राचीन भारत का विश्वकोश कहते हैं। पुराणों को, जो पुराण है उनको प्राचीन भारत का विश्वकोश कहा जाता है। प्राचीन भारत का विश्वकोश इसलिए क्योंकि प्राचीन भारत के बारे में यहां पर जानकारी प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण साथियों जो है ये सातवाहन वंश के बारे में बताता है। ठीक है। विष्णु पुराण इस प्रश्न का राइट आंसर है भैया। ठीक है। वायु पुराण में गुप्तों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक बात है। और याद रहे मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण भी है, तो सबसे पुराना अगर कभी पूछ ले तो आप यही बताइएगा। ठीक है। तो देखने वाली बात है कि आज का विजेता कौन होने वाला है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके सही होने वाले हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक में भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया है। मतलब एक तरह से मेगस्थनीज ने भारत में 7 जातियों के अस्तित्व को स्वीकार किया है, जो कि गलत है। भारत में समाज 4 भागों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जबकि मेगस्थनीज का कहना है कि 7 थे, लेकिन मेगस्थनीज ने अलग हिसाब से बताया, दार्शनिक, किसान, शिकारी, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। ठीक है ना, काम के आधार पर। ठीक है। चलिए ये बताइए भाई, कह रहा मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किसका पुत्र था? तो मुद्रा राक्षस के अनुसार यह धनानंद और उसकी दासी से उत्पन्न पुत्र था। मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने गुप्त काल में लिखा था और यह इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी देने वाली किताब है। ठीक है। एंडीज पर्वत निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है भैया? तो दुनिया की लॉन्गेस्ट रेंज है, लॉन्गेस्ट रेंज, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। कहां पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहां पर साथियों? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ये देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम। भाई इसके लिए आप ये ट्रिक याद करते हैं ना, एस एम हीरो, यही तो याद करते हैं, एस एम हीरो। और आप जानते हैं कि एस का मतलब सबसे, भाई पश्चिम से पूरब की तरफ आप ऐसे जा सकते हैं कि भैया सुपीरियर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सुपीरियर हो जाएगी। एम से क्या हो जाएगा दोस्तों? मिशिगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिशिगन हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा? यूरान हो जाएगा। क्या? यूरान हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा भैया? ईरी हो जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा? ओंटारियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओंटारियो हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इसमें कौन सी ट्रिक एकदम कहां फिट बैठ रही है, और कह रहा है पूरब से पश्चिम कह रहा है, तो पूरब से पश्चिम जाना है ना। और यहां पर ये जो ट्रिक है ये पश्चिम से पूरब की है, ये ट्रिक पश्चिम से पूरब की है, और यहां पर पूरब से पश्चिम पूछ रहा, मतलब उल्टा चलो। ठीक है ना, मतलब सुपीरियर, मिशिगन, यूरान, इधर से देखिए, सुपीरियर, मिशिगन, यूरान, ईरी, ओंटारियो, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ट्रिक कैसी भी हो, बस आपको घुमाना फिराना आना चाहिए। सुदर्शन झील से नहर किसने निकलवाई थी? याद करिए कि भैया रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसी जूनागढ़ अभिलेख में बताया गया है सुदर्शन झील के बारे में। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख जो साथियों गुजरात में मिलता है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया था सुदर्शन झील का। और यहां से साथियों अशोक ने क्या की थी?
नहर निकलवाया था, ठीक है ना। और यहां से साथियों रुद्रदामन ने क्या कराया था, इसका रुद्रदामन ने इसका पुनरुद्धार कराया था बिना बेगार के, ठीक है, मतलब जिससे काम कराया पैसा दिया, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल। और साथियों आगे चलकर स्कंदगुप्त के समय में भी इसका क्या हुआ दोस्तों, पुनरुद्धार हुआ। हालांकि दो दो जगहों पर अशोक लिखा हुआ है, तो दोनों में से कोई भी आंसर दे लीजिए चलेगा, सी एंड डी। चलिए कह रहा निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का हिस्सा है भैया, अलास्का किस देश का हिस्सा है बताएंगे, अलास्का किस देश का हिस्सा है भैया। तो अलास्का साथियों अमेरिका का हिस्सा है, और ये कभी रूस का हुआ करता था, पता है, ये कभी रूस का हुआ करता था साथियों। रूस ने अमेरिका को बेच दिया, क्या किया, बेच दिया। अमेरिका ने कब्जा नहीं किया, बेच दिया है, ठीक है। जब रूस ने बेचा था बहुत सस्ते में बेच दिया था, अब ये मत कहना कितने रुपए में बेचा था, लेकिन तब रूस को नहीं पता था कि ये बहुत सारी खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। अमेरिका की तो चांदी हो गई भैया, ठीक है। चलिए निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा होती है। तो भैया इसमें से भाई दिए गए विकल्पों में से वैसे तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कौन, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा राज्यों के साथ लगती है, ठीक है। हाँ जी उत्तर प्रदेश की सीमा देखिए किसके किसके साथ, बिहार 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3, मध्य प्रदेश 4, राजस्थान 5, भाई हरियाणा 6, हिमाचल प्रदेश 7 और उत्तराखंड 8, ठीक है। लेकिन यहां दिए गए विकल्पों की बात हो रही है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मतलब एक एक को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मध्य प्रदेश का देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश की सीमा किससे किससे लगती है, तो देखिए यूपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, हाँ मतलब 1 2, महाराष्ट्र 3, गुजरात 4 और ये 5, मतलब मध्य प्रदेश की 5 राज्यों से लगती है, ठीक है, मध्य प्रदेश की 5 राज्यों से। पश्चिम बंगाल की किसने लगती है भैया, पश्चिम बंगाल का देखिएगा भाई 1 2, भाई उड़ीसा 1, झारखंड 2, बिहार 3, सिक्किम 4 और आसाम 5, ठीक है, और ये मेघालय 6 और ये देखिए त्रिपुरा 7। अरे भैया नहीं नहीं इधर नहीं, इधर नहीं, इधर तो बांग्लादेश है। तो 5 राज्यों से के साथ इसकी भी लगती है, तो भैया आंध्र प्रदेश, ये पश्चिम बंगाल भी 5 राज्य हो गया, पश्चिम बंगाल का भी 5 राज्य हो गया, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम 5 राज्य तो हो गए, ठीक है। अच्छा तो 2 2 हो गए। अब छत्तीसगढ़ का देख लो भैया, छत्तीसगढ़ कहां पर है, अब छत्तीसगढ़ का देखें भैया, तो छत्तीसगढ़ का अगर हम देखें तो ये देखिएगा ये है छत्तीसगढ़, है ना। तो देखा जाए भाई छत्तीसगढ़ की सीमा 1 झारखंड, यूपी 2, ठीक है, मध्य प्रदेश 3, है ना, महाराष्ट्र 4, तेलंगाना 5, ठीक है, हो गया, है ना, उड़ीसा 6, तो 6 हो गए ना। अब भैया छत्तीसगढ़, इसका मतलब छत्तीसगढ़ अभी तक जीता है, आंध्र प्रदेश तो हो ही नहीं सकता, आंध्र प्रदेश नहीं हो सकता, तो राइट आंसर क्या बन गया, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। हाँ जी तो भैया इस बात की जरूरत है ना, इस बात की जरूरत है। कहा है भैया मलिंगा, सबका लिस्ट बना के रखे हो गया, कौन आ रहा है कौन जा रहा है? बहुत सही, चलो फेंको, इसका आंसर नहीं फेंको ठीक है। तो अच्छा अब आप बताओ, आप बताइए कि इस तरह के हमने कई सारे क्रिएटिव और कई सारे नए प्रश्न दिए आपको, क्वेश्चन पूछने का नया तरीका है ये, और बिल्कुल मैथ की स्टडी जरूरी है। आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ें जहां आपको कुछ क्रिएटिव क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि एग्जाम में पुराने क्वेश्चन तो आते ही हैं, वो आपको सफलता के करीब तो ले जाएंगे, लेकिन जो क्रिएटिव और नए क्वेश्चन होते हैं जो उसको कर पाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी, ठीक है। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ें और आपको उस हिसाब से क्वेश्चन दें, ठीक। भारत घूमो चाहे ना घूमो, अभी फिलहाल इसका आंसर बताओ। तो आसवान बांध साथियों किस नदी पर है, नील नदी पर है। किस पर है भैया, नील नदी पर है, और कहां पर स्थित है भैया, मिस्र में स्थित है, ठीक है ना। हाँ मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए भैया कह रहा है कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थान है, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थान माना जाता है भैया, अफ्रीका को मानव जाति का जन्म स्थान माना जाता है। और अफ्रीका को साथियों भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि इसके 2 टुकड़े होने वाले हैं, ठीक है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो एटलस कहां पर है, एटलस पर्वत की साथियों बात करें तो ये अफ्रीका में है, एटलस पर्वत कहां पर है, अफ्रीका में स्थित है। नागार्जुन गुफा साथियों याद करिए, अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा, अशोक के पौत्र राजा दशरथ के द्वारा नागार्जुन गुफा किसको दी गई थी, आजीविकों को दी गई थी। किसको, आजीविकों को रहने के लिए दी गई थी। और ये कहां पर स्थित है,
बिहार में स्थित है। ठीक है, क्योंकि आजीवक संप्रदाय के लोगों को गुफाओं में रहना पसंद था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, और शुंग वंश स्थापित किया गया था। यूनानी लेखक जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स किसे कहा था? सेंड्रोकोट्स का मतलब समझ रहे हैं? सेंड्रोकोट्स का मतलब हो जाता है जिसकी महिला अंगरक्षिकाएं हो, जिसकी महिला अंगरक्षिकाएं हो। ये भी गजब का आदमी था, महिला अंगरक्षिकाएं हो। ठीक है ना, तो भैया ये समझिए, हमें लग रहा है इसको समझने में थोड़ी भूल हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य को इसने सेंड्रोकोट्स कह दिया भैया। चलिए फिलहाल ये बताइए, पिंगलवत्स नामक आजीवक विद्वान, पिंगलवत्स नाम के संत महात्मा किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे सुपुत्र बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार अशोक के पिताजी थे, जो आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते थे। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया, उनका बेटा बिंदुसार आया, उसने आजीवक संप्रदाय अपनाया, फिर उनका बेटा अशोक आया, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, चलिए ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीपों, वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है? तो भैया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप साथियों प्रवाल भित्तियों से बना है, अरब सागर में स्थित है। और इसे साथियों क्या कहते हैं? इसे दोस्तों समुद्रपुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे समुद्रपुत्र कहा जाता है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहां स्थित है भैया? तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत साथियों दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहां पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। चलिए, हार्न ऑफ अफ्रीका, एक शानदार सी ट्रिक आपको देता हूं हार्न ऑफ अफ्रीका की। वैसे तो हार्न ऑफ अफ्रीका ये है, ठीक है, और इसको याद करने की एक ट्रिक बताऊं आपको। एक ट्रिक है साथियों, क्या? ई साइज। आप ये याद करिएगा, ई साइज। ठीक है, और इस ट्रिक से बड़े आसानी से याद हो जाएगा। देखिएगा, ई का मतलब क्या हो जाएगा भैया? ई का मतलब हो जाएगा इथोपिया। ठीक है, सा का मतलब क्या हो जाएगा? सोमालिया। क्या हो जाएगा? सोमालिया। ई का मतलब क्या हो जाएगा? फिर से इरिट्रिया। क्या हो जाएगा? इरिट्रिया। और जा से क्या हो जाएगा? जिबूती। क्या भैया? जिबूती। ठीक है, तो एज इट इज आपको याद कर लेना है। ठीक है, एज इट इज याद कर लेना है। तो राइट आंसर क्या दे रहे होगे? सी राइट आंसर दोगे फिलहाल तो। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, केवल 3 ऑप्शन में है, चौथा इसमें जो इरिट्रिया है वो इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है ना? हाँ जी, तो 100 क्वेश्चन हो गए। अब जरा कमेंट करके बताइए कि सबसे ज्यादा किसके सही हुए हैं, सबसे ज्यादा किसके सही हो रहे हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताना, क्योंकि फेंक के बताओगे तो हम तो समझ ही जाएंगे। अब जरा देखा जाए कि आज पहली पोजीशन किसकी है, दूसरी पोजीशन किसकी है और तीसरी पोजीशन किसकी है। हाँ जी, यहां नाम लिखा जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तुम्हारे 100 सही हो गए तो तुम तो पहले कंपटीशन से बाहर हो। 100 सही हो गए तो फिर तो कंपटीशन से पहले ही बाहर हो। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सुनील के 76 सही हो गए। ठीक है, ठीक है भैया। 85 प्रियंका। ठीक है, अंजलि। ठीक है, रावेंद्र 67। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। गुड़िया रानी कहाँ? एक गलत है कि एक सही है? अंजलि ठीक है। अज्जू, अरे वाह, वकील साहब 90। कौन सी वकालतनामा लगा दियो? अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 88 ठीक है ठीक है। इतना तेज चल रहा है? अरे आराम से कमेंट करो, दिखाई नहीं दे रहा है कौन क्या बता रहा है। अच्छा, फिलहाल दिवाली है भैया, तो दिवाली की शुभकामनाएं हमारी तरफ से ले लीजिए। बाकी तो मैं देख रहा हूँ कि सब अपने मनमानी, कोई 98, कोई 99, कोई 100, 101 भी सही हो गया किसी के। क्यों भैया? हाँ जी, युवराज, दुर्गेश, साहिल, राम, अनिल, वैष्णवी, मनोरंजन, मिथुन, अनिल। ठीक है, सनी, प्रियंका, किशन, निकिता। ठीक है ठीक है भाई मलिंगा। ठीक है भाई निर्मल। ठीक है ठीक है भाई अतिन। ठीक 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 भाई साहिल। ठीक है, यूसुफ पठान, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। अच्छा, 8 गलत है बस, बहुत बढ़िया भैया निर्मल, बिल्कुल मान सकते हैं। भोला, बहुत अच्छा भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई ऋतु, वेरी गुड भाई संतोष। अच्छा भैया ललित, बहुत शानदार, एक और दौड़ा देते। चलिए, फिलहाल दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को साथियों। और बिल्कुल इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको दिवाली के बाद उपलब्ध होगी, क्योंकि पूरा स्टाफ छुट्टी पर है। और सही बताऊं तो है ना, इस समय इतने बड़ी बिल्डिंग में और इतने बड़े ऑफिस में मैं अकेला हूँ, है ना। हाँ, रात के 10:30 बज रहे हैं और इतनी बड़ी बिल्डिंग में अकेला हूँ। घर से कई बार फोन आ चुके हैं, लग रहा है कि आज खैर नहीं। ठीक है, हालांकि मम्मी पापा हैं तो वैसा वाला खैर तो नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। ठीक है,
थोड़ा डांटा जाएगा, सुनाया जाएगा कि त्योहार का टाइम है, फिर भी तुम पढ़ाने निकल गए। चलिए फिलहाल आपकी रेगुलरिटी बरकरार रहे, आप पढ़ते रहें, आपकी तैयारी के लिए कुछ न कुछ मैं अपनी तरफ से देता रहूं, इसका पूरा प्रयास रहेगा। दिवाली की छुट्टियां हैं, लेकिन इन दिवाली की छुट्टियों को अच्छे से स्पेंड करिएगा। नोट्स वगैरह जो भी बचे हो बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। पढ़ाई के साथ साथ मस्ती पढ़ाई दोनों चलनी चाहिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कमेंट करके भी बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। लाइक वाला बटन आपका है, बिल्कुल दबा दीजिएगा। चलिए इजाजत दीजिए, है ना। शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली अगेन।